आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारान रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आज हम 16वीं सहरी की नशिस्त में मौजूद हैं और हमारा आज का मौजू है नमाज की अहमियत। नमाज इस्लाम का दूसरा अहम रुकन और दीन का सतून है। नमाज महज सिर्फ इबादत नहीं है, बल्कि ये एक रिश्ता है जो रब का अपने बंदे के साथ है। एक ऐसा रूहानी ताल्लुक़ है जो इंसान के दिल में सकून पैदा करता है। नमाज की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कुरान मजीद में तकरीबन 700 बार नमाज का जिक्र आया है और हदीस मुबारका में आया है कि नमाज मोमिन की महराज है। लेकिन क्या आज के इस तेज़ रफ्तार दौर में हम नमाज की पाबंदी कर रहे हैं या फिर अपनी ज़िंदगी गफलत में ही गुजार रहे हैं? नमाज की अहमियत और फजीलत क्या है और ताक रातों में जो नवाफिल पढ़े जाते हैं वो कैसे पढ़े जाते हैं, आज की नशिस्त में हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहसिनुज़्ज़मा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी जो आज की मेहमान हैं, अगर हम बात करें ख़वातीन के हकूक़ की, तो उसके लिए काफ़ी अरसे से काम कर रही हैं। चाहे ख़वातीन हों या बच्चों के हकूक़ हों, उसके लिए उनका एक बहुत अहम किरदार है इस माशरे में। पहले भी हमारी नशिस्तों पे आ चुकी हैं, काफ़ी टेलीविज़न स्क्रीन पे आप इनको देख चुके हैं। इनका काम बहुत तारीफ़ के काबिल है। हमारे साथ मौजूद हैं मारवी अवान, चेयरमैन वुमेन प्रोटेक्शन सेल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शहरी। मारवी, आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारी जो दूसरी मेहमान हैं वो भी बड़ी मल्टी टैलेंटेड लड़की हैं और बहुत खूबसूरत उनकी आवाज़ भी है। टेलीविज़न पे आपने उनको एक्टिंग करते भी देखा होगा और एक बहुत अच्छी वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एसाल ज़हरा काज़मी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे? अब आप मुझे पहले ये बताइए कि मैंने आपके नाम की प्रोनाउंसिएशन सही की है या गलत की है? अगर गलत की है तो आप उसको सही कर सकती हैं। यसाल ज़हरा काज़मी। यसाल मैंने सही लिया है? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा मुझे प्रोनाउंसिएशन का मसला हो रहा था और ये मुझे बार बार सही करा रही थी और मैं बार बार गलत कर रहा था, तो मैंने कहा पूछ लूँ ऑन एयर के गलत तो नहीं किया है। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि अगर हम बात करें ख़वातीन के हकूक़ की, बच्चों के राइट्स की, तो आप काफ़ी अरसे से माशाल्लाह इस पे काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। शुरुआत कैसे हुई आपकी? और ये ज़ाहिर एक जोश होता है, एक जज्बा होता है। ये कोई स्कूलों में हमें नहीं सिखाया जाता, इसकी कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होते कि जी आप जाएं आवाज़ उठाने लगें। तो ये आपके अंदर जो एक शौक़ था, जज्बा था, ये किस तरह शुरू हुआ? शरी एक एहसास होता है जो हमें भी नहीं पता होता, क्योंकि हम तो जिस तरह बच्चे होते हैं उसी तरह ही बड़े हो रहे होते हैं और अपनी ज़िंदगी मैं तो कहती हूँ गुजार रहे होते हैं। स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, अपनी ज़िंदगी के काम कर रहे होते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी नज़र रखते हैं कि अपने आसपास होने वाली दूसरे लोगों के साथ ज़्यादतियों को महसूस करते हैं। कहते हैं ना, हम अक्सर ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, दुनिया तो बहुत बेहिस हो गई है, वो तो देखती ही नहीं दूसरे किस तकलीफ़ में है। तो मेरे ख्याल से ये जो चीज़ है, एक तो कुछ परसेंट अपने अंदर होती है और कुछ परसेंट आपके जो वालिदैन जो आपको परवरिश कर रहे होते हैं आपकी, उनकी तरफ से उनके एक्शंस और उनकी अक्सर ऐसी हिदायत होती हैं। जैसे अक्सर पापा कहते थे कि अगर दरवाज़े पे कोई भी आ रहा है तो वो भूखा या प्यासा ना जाए। तो हम बच्चे थे तो हमारे दिमाग में आ गया कि अच्छा, अगर कोई आ रहा है तो मतलब वो सवाली हो सकता है, वो ज़रूरतमंद हो सकता है। पेरेंट्स की तरफ से भी एक चीज़ डेफिनेटली होती है, तभी चीज़ आती है। अम्मी पापा बताते हैं कि अक्सर जब हम स्कूल करीब ही होता था, हम वॉकिंग डिस्टेंस पे जाते थे और अक्सर अम्मी छोड़ने जाती थी, तो अम्मी बताती हैं कि तुम रास्ते में रुक जाती थी और थर्मस में जो पानी होता था वो एक बाबा बैठे हुए होते थे, उसको अब मैं कहती थी छोड़ दो, कुछ नुकसान ना हो जाए। पता नहीं, सुनती नहीं थी, नहीं मुझे पिलाना है, गर्मी हो रही है, इनको प्यास लग रही है। अब मेरे ख्याल से उस वक्त मुझे सिर्फ इतना पता था कि गर्मी हो रही है और उनको प्यास लग रही है, क्योंकि हमें बाकी जो मौशी मसाइल हैं लोगों के, वो हमें बचपन में नहीं पता होते। बचपन में नहीं कोई पता बताता ही नहीं है, कोई बताने वाला नहीं होता, इस तरह की बारे में डिस्कशंस नहीं होती हैं, समझ भी नहीं आएगा, उसको समझ में भी नहीं आता। और अगर हम मीडिया की बात करें, अगर हम कहानियों की बात करें, किताबों की बात करें, तो मुझे लगता है कि उसमें माशरे के मसाइल से ज़्यादा रोमांस और इस तरह की कहानियाँ मौजूद हैं। तो मेरे ख्याल से थोड़ा बैलेंस होना चाहिए, हर चीज़ ज़िंदगी में ज़रूरी है, मगर माशरे के मसाइल जब तक हम पढ़ेंगे नहीं,
हमें बताया नहीं जाएगा, हम नहीं जानेंगे। तो मुझे भी, मैं कहूँगी, थोड़ा देर से ही समझ आई अच्छा, नहीं तो फिर कि इस लोगों को पे हमारी ये कहना ज़रूरत सही है। रहेगा कि अल्लाह ताला ने आपको उसी वक्त से चुनना शुरू कर दिया था। वो क्योंकि रास्ता दिखाना देखें, शुरू जब कर आप बता दिया रही हैं था। कि आप बचपन में पानी पिलाती थी, आप तो ज़ाहिर है आपको तो नहीं पता था कि बिल्कुल। किस क्या रीजंस हैं, बच्चों के जहन में नहीं होता। तो वो मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, जैसे फलाही काम होते हैं, ये होते हैं, इसके लिए अल्लाह ताला अपने मखसूस बंदों को चुनता है। तो ये आप पे बड़ी ब्लेसिंग है कि अल्लाह ताला ने आपको इस काम के लिए चुना। बिल्कुल। कितने साल हो चुके हैं आपको? 2013 अगर मैं गिनने पे आऊँ तो, और उससे पहले कॉलेज और स्कूल लाइफ में ये छोटे मोटे काम करते रहते थे, मगर 2012-13 में मुस्तकिल तौर पे प्रोफेशनली जिसको हम कहते हैं। फ्रेंड्स के ग्रुप्स ने मिल के जो है अफ्तारियाँ करवाना, लोगों की माशाल्लाह। मदद करना, और अपनी पॉकेट मनी से। और मुझे एक बात की कुछ हैरानी भी होती है और कुछ खुशी भी होती है कि मैंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा वॉलंटियर काम किया है। मतलब उसमें कोई वो कंडीशन नहीं थी कि पैसे मिलेंगे तो काम करना है या मुझे क्या फ़ायदा होगा। बस वो सिलसिला चलता रहा, चलता रहा। कैसे अल्लाह ताला ने कोई पहचान बना दी, या लोग जानने लग गए, या लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये अच्छा काम है। मैं एक बात ज़रूर इसमें जोड़ना चाहूँगी। अभी कुछ अरसा पहले एक सहाफ़ी ने मुझे कहा कि एक बच्ची मैडम आपकी तरह बनना चाहती है, वो चाहती है आपके साथ काम करे। मैंने कहा 100 बिस्मिल्लाह, उसे भेजो, मिलके हम काम करेंगे। मैडम असल में वो चाहती है कि वो उसको अवार्ड मिले, वो टीवी शो में जाए। मैंने कहा नहीं, उसकी उसकी इस्लाह करनी है। ये नहीं होती कामयाबी। कामयाबी वो है कि किसी की मदद करके सुकून से मैं सो जाऊं और मैं Actually, समझूं कि पूरा दिन मैंने कुछ अच्छा कर दिया है। ये तो एक सिलसिला है और जो ये चलता रहेगा ये हमारे साथ। ज़ाहिर है, जो लोग भी मारवी को देख रहे हैं, अगर ज़ाहिर है टेलीविज़न पे आना, अवार्ड्स मिलना, ये तो ज़ाहिर है जब आप, वो कहते हैं ना, जब सूरज चढ़ता है या चांद चढ़ता है तो दुनिया देखती है। लेकिन जो भी इनकी तरह बनना चाहता है तो पहले आप सिर्फ खिदमत कल के लिए काम करें, हकूक़ के लिए काम करें। बिलौस ये तरीके से। चीज़ें फिर आपको वक्त के साथ खुद ही अल्लाह ताला नवाजता रहेगा। जब आप अल्लाह के पसंदीदा बंदों में आ जाएंगे तो आपको कहाँ कहाँ से मेरा रब नवाजेगा, इसका अंदाज़ा खैरी आपको कभी नहीं है। कभी वक्त भी नहीं होता ये देखने का कि डब्बे पे डब्बा वो अवार्ड्स के पड़े हुए होते हैं, खोल माशाल्लाह। के, या कभी याद भी नहीं रहता कि ये कहाँ से मिला था, क्योंकि अहमियत उस चीज़ को इतनी नहीं दी। बिल्कुल। अहमियत अब है कि जो हम काम कर रहे हैं, और शहरी जितने मसाइल हैं ना हमारे पास, अभी भी लगता है बहुत काम करना और है। बिल्कुल जी, अवार्ड्स अब यही जो रहे दुनिया में रह जाते हैं आपके आमाल, बिल्कुल और ऐसे। आपको याद किया जाता है आपकी अच्छाइयों की वजह से। ये साल आपकी जानिब आते हैं माशाल्लाह, गो के आपकी उम्र अभी इतनी ज़्यादा नहीं है और आप माशाल्लाह इतना सारा काम कर रही हैं। तो ये आपकी शुरुआत किस तरह हुई, ये बताएं। मेरी शुरुआत तो स्कूल से ही हुई। ठीक है। और वालदा बहुत सपोर्टिव थी, चाहती थी कि हम आगे बढ़ें। तो नात ख़्वानी का आगाज़ हुआ स्कूल से, और उसके बाद नेशनल सॉन्ग्स में जाते रहे, फिर क़िराअत में भी हम लेते रहे, फिर स्पोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा आगे रहे। पार्टिसिपेट किया आपने? जी बिल्कुल। उसके बाद रेडियो पाकिस्तान से हमने आगाज़ किया। अरे वाह। हम तकरीबन वहाँ पर समझें कि 6 साल रेडियो पाकिस्तान पे हम लोग बच्चों का शो करते रहे। फिर पीटीवी पर मैंने नदीम जाफ़री के साथ काफ़ी काम किया बच्चों के शोज़ में। तो वहाँ से आगाज़ हुआ। फिर उसके बाद वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आपको मिलते रहते हैं। तो ये है वहाँ से अच्छा, हमारा जैसे आगाज़ हुआ। क्योंकि आप ज़ाहिर है आप एक वोकलिस्ट भी हैं, आपने एक्टिंग भी किया, लेकिन अगर वॉइस ओवर की बात करते हैं तो ये ज़रा बड़ी मुनफरिद फील्ड होती है। इसका कब आपको अपने टैलेंट का पता चला कि मैं डिफरेंट कैरेक्टर की वॉइस भी निकाल सकती हूँ? इसका कब वो पता चला आपको, आइडिया कब हुआ? इसका तो बस कुछ चीज़ें अचानक हो जाती हैं ना, आपके जहन में भी नहीं होती। बस एक दिन ऐसा हुआ है कि हमने एक प्रोजेक्ट किया था, मेरे साथ काम करते हैं, उनकी कॉल आती है, उन्होंने मुझे बोला कि आप तुम वॉइस ओवर करोगे। मुझे पता भी नहीं था कि क्या होता है। यानी तुम्हारी आवाज़ भारी है, हमें इसी टाइप की आवाज़ चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, हम ट्राई कर लेते हैं। वहाँ से मैंने एक कमर्शियल का वॉइस ओवर किया था, जो कि वो फिर मुझे डबिंग का आ गया कि आप डबिंग कर लें। तो ये होता है कि आपकी वॉइस देखी जाती है कि किस कैरेक्टर पे सूट कर रही है। तो अगर कैरेक्टर पे सूट हो गई तो फिर अच्छा, आवाज़ भारी होना अच्छी बात होती है इसमें वॉइस ओवर में? वो कहते हैं लड़कियों की आवाज़ भारी नहीं होनी चाहिए, मर्दाना आवाज़ कहने लगता है, ऐसा मैंने सुना है। नहीं, अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं तो हर तरह की आवाज़ चाहिए होती है। किसी की पतली होती है, किसी की मोटी आवाज़ होती है, तो हर तरह की आवाज़ चाहिए होती है। अब ये होता है कि अगर एक कार्टून है, उसके अंदर एक वालदा की आवाज़ है, तो जाहिर सी बात है वो भारी होती है आवाज़। अब मैंने एक आज पे ही प्रोजेक्ट किया था, सैफ और हया की कहानी, तो उसके अंदर भी बैरोनेस एक कैरेक्टर था जो बहुत बोल्ड वॉइस थी।
उसके अंदर भी मैंने काफ़ी डीप बोला। मेरी आवाज़ इतनी डीप नहीं है जितना डीप मैंने उसमें बोला, बना के निकाली। निकाली। और ये बड़े कमाल की बात होती है, इन्होंने आज टीवी का भी एक प्रोजेक्ट किया हुआ है जिनसे इन्होंने बताया, और ये बड़े कमाल की बात होती है आवाज़ें निकालना, और ये एक बड़ा मुनफरिद होता है। ज़ाहिर है अल्लाह ताला जब किसी को टैलेंट देता है, ये एक बहुत बड़ा फ़न है, क्योंकि हम ज़ाहिर कोशिश करके भी इस तरह नहीं कर सकते, ज़ाहिर एक लिमिटेड उसमें हो सकता है, लेकिन आवाज़ निकालना और फिर वो दूसरे को पसंद आना, ये एक बड़ी बात है। इस वक्त हम मौजूद हैं ज़ैनब के साथ। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। वालेकुम सलाम। कैसी हैं ज़ैनब आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। ठीक ठाक। क्या बना रही हैं जनाब आज? आज मैं बना रही हूँ पोटैटो चीज़ क्रॉकेट्स। पोटैटो जी, पोटैटो चीज़ क्रॉकेट्स क्रॉकेट। जी, ये रेडी हुए हुए हैं भाई। थोड़ा एक मिनट, ये आपने अपना नाम रखा है या नहीं, क्या है? क्रॉकेट्स होते हैं, चिकन के होते हैं, बट मैंने पोटैटो से ये क्रॉकेट्स बनाए, चीज़ क्रॉकेट। अच्छा। क्रॉकेट मुझे भी बुला दिया आपने। छोटे बच्चे समझेंगे कोई रॉकेट है ये। नहीं, रॉकेट नहीं है, रॉकेट टाइप भाई लग रहा है इतने ये दिनों से देसी चीज़ें होनी थी, तो थोड़ा कुछ इफ्तारी में बच्चों के लिए भी होना चाहिए ना, जो बच्चे भी खुशी से शौक से चीज़ें दोबारा खा इसका सकें। नाम बताइएगा। क्रॉकेट्स, पोटैटो क्रॉकेट्स, क्रॉकेट्स, नॉट पॉकेट। नो, जेब में नहीं रखना। नहीं पॉकेट, ठीक है, नॉट तो इन सिंपल पॉकेट्स। सिंपल सिंपल बोल रहे हैं, आलू के पकौड़े बना रही हैं कोई आप। पकौड़े नहीं है, क्रॉकेट्स हैं। अच्छा ठीक है, जी। क्रॉकेट किस तरह बनते हाँ हैं ये जी। बताएं। सबसे पहले तो मैं ये रेडी हो गए हैं, इसके अंदर चीज़ है बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी, क्योंकि बच्चे बड़े शौक से चीज़ खाते हैं। यहाँ सेट पे पोटैटो कौन है। बच्चा नजर आ रहा है आपको? पहले ये नहीं तो बताएं। हम अच्छा ठीक खाएंगे है, ना, मज़े से खाएंगे। ठीक है, चीज होती है। और वो बच्चा है ना, एक बच्चा है हमारे साथ आज। ठीक है, और बताएं जनाब। बस हम ये डालडा कुकिंग ऑयल में फ्राई करेंगे अपने क्रॉकेट्स, पोटैटो चीज़ क्रॉकेट्स। 80 सालों से पाकिस्तान भर की माओं का डालडा पर बेहद भरोसा रहा है, क्योंकि डालडा कभी भी सेहत और क्वालिटी पर कमी नहीं करता। डालडा का रमज़ान 250 रुपये तक की बचत के साथ, और जहाँ मामता वहाँ डालडा। वहाँ डालडा, और डालडा डाल भी दीजिए जी, आप अब। डालडा मैं डाल रही हूँ क्योंकि मैं डालडा कुकिंग ऑयल में इसको फ्राई करूँगी। ठीक है जी, और ये बड़ा ज़बरदस्त सा जी। लग तो रहा है कि कुछ मज़े की चीज़ जी, होगी। ये बहुत टेस्टी है, और अभी आप तारीफ़ करेंगे इसकी इंशाल्लाह दस्तरखान पे। इंशाल्लाह जी, दस्तरखान पे मैं तारीफ इसको करेंगे। दोबारा से और ये कितनी शेप देर कर में रही बन जाते हैं हूँ। वैसे? बस मैं इसको फ्राई कर रही हूँ चीज़ी से। ज़बरदस्त। जी, अच्छा यशाल, आप बताएं, आप इतने सारे काम करती हैं, कुकिंग जानती हैं नहीं जानती? बिल्कुल जानती हूँ, मुझे तो बहुत मज़ा आता है cooking क्या क्या करके। बना लेती हैं आप कुकिंग में, ये बताएं। मैं बिरयानी बना लेती हूँ, ओए होए। और मेरे हाथ का मटर पुलाव बहुत फेमस है। ये मतलब आपने अपनी तरफ से फेमस कर दिया, मेरे हाथ हाँ, का मटर पुलाव, मतलब मेरी 5 सब ब्रांचें शौक हैं। से सब शौक से खाते हैं, जो भी आता है कहते हैं यसाल ने बनाया है मटर पुलाव। तो वो मेरी कज़िन ने मुझे सिखाया, उनका ठीक बड़ा है। शुक्रिया। तो ये गुलाब जामुन अभी मैंने ताज़ा कुछ दिन पहले बनाई थी, मैंने इनको भी दिखाई know। है। बहुत ज़बरदस्त। ज़बरदस्त तो लग रही थी खाना पकाने का शौक है मुझे, ये और अच्छी शौक बात है। होता है तो सब कुछ हो जाता अच्छा, तो वैसे आपको कुकिंग किसी ने सिखाई या खुद ही शुरू हो गई? है। नहीं, मजबूरन आ गई। मजबूरन? देखा, मजबूरन क्यों आई ये बताएं आप। मजबूरन यूँ आई, मेरी वालदा थोड़ी बीमार हो गई ओ थी, अल्लाह ताला से। तो उनका हाथ टूट गया था, तो फिर ओके। पकाना पड़ा। स्कूल में थे, जली हुई रोटियां पकाते थे, और हमारे अब्बा खुशी खाते थे। तो अब आप जो है पूरा प्रॉपर बना लेती हैं खाना? बना लेती हूँ, और जो नहीं आता तो यूट्यूब जिंदाबाद। ठीक है, और मटर पुलाव आपका बड़ा मशहूर है। बहुत जल्दी हम इनकी एक ब्रांच भी देखेंगे, और वहाँ पे इन्हीं की वॉइस ओवर चल रही होगी। अच्छा, वैसे मर्दों की आवाज़ निकाल लेती हैं आप? जी बोलिए। हाँ देखा, तो ये वहाँ पे ये काम भी कर सकती है, लोग समझेंगे अंदर को मत बैठा है, और बड़ा ज़बरदस्त सा ये जो है, यही ये हिडन टैलेंट है, बस हिडन टैलेंट सबको नहीं बताना ना। नो डाउट ये एक बड़ा अच्छा टैलेंट है, और ज़ाहिर उस टैलेंट पे और भी हम बात करेंगे। मारवी अवान हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन हैं वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर की। मारवी, माशाल्लाह इतने अरसे से आप लोग काम कर रहे हैं, अब क्या ख़वातीन को उनके हुकूक मिलना शुरू हो गए? शरी, कोई भी चेंज ओवरनाइट नहीं आता। हम बहुत काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, और हमसे पहले भी बहुत लोग इस सब्जेक्ट पे काम करते रहे थे। हाँ, अगर फ़र्क आप जानना चाहते हैं तो मैं उसकी ये मिसाल आपको दे सकती हूँ कि जो तशद्दुद, जब्र और इस तरह के केसेस हैं, इसके हवाले से हम इस तरह मीडिया पे बैठ के पहले बात नहीं कर पाते थे, और अब वक्त के साथ साथ हम इन सेंसिटिव टॉपिक जिसको कहते थे उस पे हम खुल के बात कर पाते हैं। ऐसे जब केसेस आते हैं तो उनके लिए खुल के एहतजाज कर पाते हैं। गलत को गलत कहने की अब सलाहियत लोगों में आती जा रही है, और ख़ुसूसन ख़वातीन ख़ुद अपने हक़ के हवाले से खड़ी हो रही हैं। अभी हम एक प्रोग्राम छोटी उम्र की बच्चियों की शादियों की रोकथाम के हवाले से बच्चियों को ट्रेनिंग देने के लिए मैं स्कूल में गई थी, और मुझे इतनी खुशी हो रही थी जब मैंने उनसे पूछा कि कानून के मुताबिक क्या उम्र है शादी की, तो बच्चियों का हाथ खड़ा हो गया कि हमें पता है। तो अब देखें कि मीडिया और हम लोग जो काम कर रहे हैं, मतलब कि अवेयरनेस आ रही है। अच्छा, अवेयरनेस तो बच्चियां बिल्कुल आ अपने गई लिए है, खड़ी होना जान रही हैं। अवेयरनेस आ गई है, कुछ कमी नज़र आ रही है आपको
कि जैसे पहले बहुत सारे वाक़यात हुआ करते थे, उनका पता भी नहीं लगता था। अब जैसे आप लोग काम कर रहे हैं, काफ़ी अर्से से कर रहे हैं, आपसे पहले भी लोग कर रहे थे, तो अब कुछ कमी आई है? जो लोग ऐसा काम करते हैं, जो औरतों पे तशद्दुद करते हैं, अब उनके अंदर कोई खौफ आया कि जब पकड़े जाने का भी खतरा आ गया? शहरी, मुझे ऐसे महसूस होता है कि अभी भी इतना खौफ नहीं आया है, क्योंकि कानून की जो कार्रवाइयों का अमल है वो बड़ा थका देने वाला है। हम खुद इस पे काम कर रहे हैं। आपको पता है, कंप्लेन मेकैनिज़्म पे 2017 से लेके सिंध पुलिस के साथ बड़ा क्लोजली हमने काम किया है, स्टाफ को ट्रेनिंग्स दी हैं, काफ़ी चीज़ें की हैं, जेंडर के हवाले से, जेंडर सेंसिटाइजेशन मेकैनिज़म्स के हवाले से, विक्टिम के साथ कैसे डील किया जाए, काउंसलिंग की जाए, लीगल एड, शेल्टर होम, बहुत चीज़ों पे हमने काम किया है। मगर अब भी मैं खुद LLB की स्टूडेंट ही कहूँगी, कर तो चुकी हूँ, बट स्टिल हमेशा हम तालिबे इल्म ही कानून के रहते हैं। तो कानून की तालिबे इल्म होने की हैसियत से मैं ये बात आपसे कह रही हूँ कि कानून का जो जस्टिस का जो प्रोसेस है ना, वो अभी भी थका देने वाला है। और काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे हमने काम किया है, जो कि एक्सेस टू जस्टिस लोगों के लिए आसान करने के हवाले से हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अभी भी इस पे और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तारीख पे तारीख वाला अमल बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग है। उसके एक रीज़न ये भी होते हैं कि ज़ाहिर है हमारे पास क्योंकि केसेस बहुत सारे इस तरह के बहुत ज़्यादा हैं, और वो एक ज़ाहिर अलग डिबेट हो जाती है। बिल्कुल, वो आपकी बात ठीक है कि ज़ाहिर जब लेंदी प्रोसीजर होता है तो डेफिनेटली जो भी होता है कम मतलब उस तरह से नहीं मिल रही है, बेल पे बाहर आ जाते हैं तो फिर ज़ाहिर है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने महसूस की है, वाकया होता है, बहुत हाईलाइट होता है, अच्छी बात है, लेकिन जब उस वाकये के हवाले से मुजरिम को सज़ा मिलती है वो इतना हाईलाइट नहीं होता, उसको भी हमें उतना ही हाईलाइट करना चाहिए। हमारे यहाँ एक बड़ी मिसाल जो है वो मशहूर है कि रात गई बात गई। तो वो जब कोई भी वाकया चल रहा होता है, फॉलो अप करो। जब कोई वाकया चल रहा होता है तो डेफिनेटली सब होते हैं, जब शायद उसको सजा हो रही होती होगी तो कोई और केस इंपॉर्टेंट हो रहा होगा, बहुत कम फिर इस बात पे आवाज़ उठ रही होती है। और इसके लिए हमने बीच में ये शुरू किया था कि जो लोग कानून के मुताबिक सज़ा दिलाने में मदद कर रहे हैं, जैसे नूर मुकद्दम का केस ले लें, कुरतुलैन बलोच का केस ले लें, डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से उनको हुआ था, ऑनर किलिंग के बहुत केसेस ले लें जिसमें सज़ाएं हुई हैं। अब उसमें जिन्होंने सज़ा दिलाने में इस प्रोसेस में मदद की है, चाहे वो वकील हो, चाहे वो केस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो, चाहे वो DIG हो, चाहे वो SSP हो, चाहे वो जज हो जिसने फैसला सुनाया है, उनको सेलिब्रेट करें। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आपने भी बात की डोमेस्टिक वायलेंस की, बिल्कुल हम देखते हैं डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा होता है, लेकिन क्या फिर ये कहना सही है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है? क्योंकि जब डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा होता है, जब कोई मर्द कर रहा होता है तो उसकी माँ भी मौजूद होती है घर में, उसकी बहन भी मौजूद होती है, एक औरत होने के नाते वो क्यों नहीं रोकती? अच्छा, एक माशरे में थोड़ा सा गलत कॉन्सेप्ट है या सही कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं अपने बात को दोहरा के कहती हूँ कि शायद सही कॉन्सेप्ट नहीं है, कि ऐसे समझा जाता है कि तशद्दुद जेंडर से एसोसिएट है। तशद्दुद पूरी तौर पे जेंडर से एसोसिएट नहीं है। हाँ, पेट्रियार्की एक वजह है कि वो मेल ईगो बीच में आ जाती है और ज़बान से बात करने के बजाय हाथ से बात करना शुरू कर देते हैं, वो एक वजह है। मगर जो तशद्दुद है वो ख़वातीन भी ख़वातीन पे करती हैं, सास बहू की सूरत में, कभी बहू सास पे, सास बहू पे, माँ बेटी पे, बेटी माँ पे, और इस तरह से चच्ची ने बच्चियों को मारा, उन्होंने हमारे पास कंप्लेन कर दी या हम तक पहुंची। तो कहने का ये मकसद है कि जेंडर बाउंड नहीं है, तशद्दुद क्लियर करने की जरूरत नहीं है, जेंडर बाउंड। इवन हरासमेंट जेंडर बाउंड नहीं है। बहुत सारी ख़वातीन ही ख़वातीन को बुली कर रही होती हैं, जहनी तौर पे वो उनसे महसूस कर रही होती हैं। तो हम इसमें ये कहते हैं कि हाँ, इसमें टाइप ऑफ केसेस हैं। तो ये असल में शहरी ये जो माशरे के अंदर, अगर मैं कहती हूँ कि मैं फेमिनिस्ट हूँ तो लोग बड़ा बुरा मान जाते हैं, या हम कहते हैं कि हम औरतों के हुकूक पे काम करते हैं, तो क्योंकि वो जो एक प्रैक्टिसेस इस तरह की है ना कि एक जेंडर को ब्लेम करने की, मेरे ख्याल से ब्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे वालिद, हमारे शौहर, भाई, उनका भी बड़ा किरदार है। तरफ आऊँगा मैं कि फेमिनिस्ट को ये समझा जाता है कि जी ये शायद मर्दों के खिलाफ है, अगेंस्ट है, मर्दों के खिलाफ है, और लगता है कि दुनिया के सारे मर्द, ऐसा एक तासुर दिया जाता है, जबकि आप ऐसी नहीं है, मैं आपको पर्सनली जानता हूँ। एक तासुर ये दिया जाता है कि दुनिया का हर मर्द इस वक्त डंडा लेके घूम रहा है या तलवार लेके घूम रहा है। इस तासुर को कैसे सही करें? क्योंकि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हुई हैं माजरत के साथ, कुछ लोगों ने की हैं, अब मुझे नहीं पता उनका एजेंडा क्या था, कि जिसमें मर्द को ऐसा खतरनाक दिखाया गया कि जबकि मर्द बाप भी है, भाई भी है, बेटा भी है। ऐसा नहीं है कि दुनिया का हर मर्द कोई औरतों के ऊपर जुल्म ही कर रहा है।
उनकी 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 जो हिफाजत भी तो कर रहा है। शरी, आपने बिल्कुल बजा फरमाया, और इस हर साल हम इसके ऊपर रोशनी ज़रूर डालते हैं और डालनी भी बहुत ज़रूरी है। माशरे में ये जो जेंडर है ना, ये सब अपना एक हिस्सा रखते हैं। बिल्कुल, हम किसी को भी अलग नहीं कर सकते किसी से। हम इस माशरे को मिल के चला रहे होते हैं। हम जब भी इक्वलिटी की बात करते हैं तो हम कभी ये नहीं कहते कि मर्द से ज़्यादा औरत हो जाए या औरत से ज़्यादा कोई नहीं है। एक जब हम इक्वल माशरे की बात करते हैं ना, तो हम ये कहते हैं कि लेडीज़ फर्स्ट भी ना करो, मेरिट की बात करो। हम तब ये कहते हैं, हाँ, इक्विटी हमारी एक ऐसी टर्म है जो ये बताती है कि काफ़ी अरसे से और अब भी बच्चियों को वो प्रॉपर तालीम नहीं दी जाती। जो कि गलत है। आउट ऑफ द स्कूल बच्चियों का रेशो बहुत ज़्यादा है, तो उनको जो मौके हैं वो देने के लिए मेरिट और उसमें कोटा सिस्टम और इस तरह की चीज़ें ज़रूर मौजूद हैं। हर कोई ज़रूर मौजूद है। मर्द जो ऐसे मर्द हैं जो बिल्कुल वो करते हैं, उसको गलत ही कहते हैं। बिल्कुल। हमारे उलमा भी गलत कहते हैं, हमारे मुफ्ती साहिबान भी, कि औरतों को अगर तालीम दिलाने का तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है। किसी भी बात का सबसे पहले तो किसी भी बात का जवाब हाथ, मार, मुक्का, तशद्दुद, गाली नहीं है। हमें शाइस्तगी से बात करना, चाहे वो मर्द हो या औरत, क्योंकि अक्सर जब घरेलू झगड़ों की बात आती है और जब काउंसलिंग प्रोसेसेस हो रहे होते हैं तो उसमें दोनों शिकायतें कर रहे होते हैं एक दूसरे की। मर्द भी करते हैं, हम भी पिटते हैं। एग्जैक्टली, मैं वही आपसे कह रही हूँ। तो हम जब बात कर रहे होते हैं ना काउंसलिंग की, मेडिटेशंस की, ऐसी स्ट्रेटजीज़ की जो है रिजॉल्व करती हैं कॉन्फ्लिक्ट्स को, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस, उन टेक्निक्स में दोनों को सुन के, दोनों को उनकी गलती रियलाइज़ करवा के, दोनों को बेहतरी की तरफ लेकर आया जाता है। सो दैट मीन्स हमें इन चीज़ों को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि नफ़रत नहीं पैदा करनी दिलों में, इज्जत पैदा करनी है, एहसास पैदा करना है और एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे लेकर जाना है। मारवी, आपने ये बात भी क्लियर कर दी कि फेमिनिस्ट का मतलब ये नहीं है कि मर्दों की दुश्मन। बात आपने क्लियर कर दी है। बिल्कुल ऐसा है। और शरी, एक और चीज़ है, देखें, ज़्यादती तो अपनी जगह पर है। जब हम घरों के अंदर देख रहे होते हैं तो माँ सुबह उठ रही है, बच्चों के लिए पका रही है, सबके लिए पका रही है, भाग रही है, दौड़ रही है, एक अनपेड वर्क कर रही है सारा दिन। उस पे एप्रिसिएशन के बजाय अगर देगचे उल्टे कर दिए जाएं, नमक और मिर्चों की गिनतियां शुरू हो जाएं, प्लेटें गुस्से में उल्टी कर जाएं, या उनकी इस तरह की बर्तन फेंक दिए जाएं, या ऐसे अल्फाज कह दिए जाएं कि वो जो सुबह से घंटों की मेहनत थी वो 1 मिनट में ख़त्म हो जाए। मेरे ख्याल से हमें इन चीज़ों पे गौर करने की ज़रूरत है। और जो अनपेड वर्क बहुत ज़्यादा ख़वातीन कर रही हैं, उसको इक्वल वर्क करें। अच्छा, और उसको एप्रिसिएशन की तरफ लेकर जाइए। इसको भी डिस्कस करेंगे। ये जो ख़वातीन के काम है और मर्दों के काम है उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक मारवी ने कही है कि जो माँ जो काम कर रही होती है ना, वो मर्द घरे नहीं कर पाते। अल्लाह ताला ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत भी इसी वजह से दी है, रुतबा ही इस वजह से दिया है। और तमाम मर्दों को बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए अपनी बेगमात को, चाहे उनकी वालदा हो, बहन हो, बेटी हो, किसी को भी। कामों को भी हम डिस्कस करेंगे। बारान रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ज़ैनब ने बड़े ज़बरदस्त से पोटैटो चीज़ क्रॉकेट्स, पोटैटो चीज़, इसमें चिकन कुछ भी नहीं है, पोटैटो चीज़ क्रॉकेट्स, बड़ा इन्होंने एक अच्छा सा नाम दिया है। और बहुत अच्छी सी इन्होंने गार्निशिंग भी कर दी है, जबकि इस गार्निशिंग का कोई फ़ायदा नहीं होता, हमने तो यूं करके खाना होता है। लेकिन लग बड़े मज़े के रहे हैं और ये खुद भी टेस्ट कर रही थी। मैंने कहा नहीं, ब्रेक ख़त्म हो गई है, फ़ौरन आए। अच्छा, ड्रिंक क्या बनाया आज आपने? ड्रिंक मैंने बनाई है ब्लैक मसाला कोला। मसाला कोला जी, ब्लैक मसाला कोला। ब्लैक मसाला कोला। तो ये ब्लैक मसाला कोला में क्या डाला है आपने? मैंने चाट मसाला डाला है, ब्लैक काला नमक ठीक जो होता है वो ऐड किया है, और इसको और मज़ेदार बनाने के लिए मैं इसमें मरहबा गुलबहार जो है वो ऐड कर रही हूँ। अरे वाह, ठीक है। तो ये और थोड़ा सा रिफ्रेशिंग, जहाँ प्यार वहाँ मरहबा गुलबहार, फलों फूलों और खालिस जड़ी बूटियों के अर्कियात से तैयार करदा। अच्छा, ये पी के गला तो नहीं खराब हो जाएगा हमारा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। देख लें, नमक है ना, काला नमक है, वो उसको कवर कर लेगा। कुछ अगर होगा भी तो नहीं होगा। अच्छा, हर्बलिस्ट भी हैं आप? जी, हर्बलिस्ट भी है। अच्छा, इनके पास सारे टोटके भी होते हैं ना, ये बताती हैं ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे ही होता है। और जो वाकई में जो शेफ होते हैं ना, उनको
बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं, बिल्कुल। तो इन्हें बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं, ये बताती क्योंकि हैं। हम अपनी रेमेडी किचन से ही कर लेते हैं ना, किचन में ही रहते हैं, वहीं से कुछ खा लिया, कोई मसाला निकाल लिया या कुछ ऐसा खा लिया वैसा खा लिया। ठीक है। और जो गला खराब हो, जैसे अभी हम जब मेकअप रूम में थे तो जो हमारे साथ यशल है, उन्होंने कहा कि मेरा गले में अक्सर वो होता है, तो आपने क्या मशवरा दिया था? मुलेठी। मुलेठी, हाँ, थोड़ा इसको आवाज़ का इशू था, मुलेठी से गला खुलता है आपका। ये गाना भी गाती हैं थोड़ा, तो हाँ। इस वजह से मैं मुलेठी खा ले। मुलेठी वाला पान वैसे तो खाया जाता है। मुझे लग रहा है अगले साल जो है ये हर्बलिस्ट भी होंगी, और उसके अगले साल जब हम आएंगे तो फिर ये एस्थेटिक का सीख के डॉक्टर भी होंगी। लेकिन ये तो बहरहाल मजाक में बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे और मुफीद मशवरे होते हैं इनके। दफ़ा मेरे साथ भी मसला हुआ था, इन्होंने कहा कर लो, फिर मैंने किया तो ठीक हो गया था। तो बहुत अच्छे आप मशवरे देती हैं। और जो हम बात कर रहे थे कि बड़ी, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था कि बहुत ही खूबसूरत ये वोकलिस्ट हैं, तो ये बिल्कुल वाकई में एक बहुत अच्छी वोकलिस्ट हैं। तो गले का ख्याल कैसे रखती हैं? मुलाठी खा के, उन्होंने बताया तरीका। मुलेठी का पान तो बिल्कुल नहीं खाती, हमारी वालदा भी पीछे लगी रहती है कि मुलेठी खा मुलेठी खा लो, मुलेठी का पान खा लो, लेकिन नहीं खाती। दवाएं होती हैं उससे, और वैसे गर्म कहते हैं जो पानी। वोकलिस्ट होते हैं इनको गरारे करने पड़ते हैं और रियाज ख्याल रखना पड़ता ऐसा है है? बहुत। बिल्कुल ऐसा है, 100%। और जितना रियाज करेंगे उतना गला खुलेगा और उतनी आपके लिए सुर निकालने में आसानी होगी। तो ये जो मसाला कोला है, ये तो नहीं पियेंगी फिर आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ये नहीं पियेंगी तो मुझे वो ऊपर से कंटिन्यूसली कह रहे थे बच जाए तो हमें दे दीजिएगा भाई, ये तो नहीं पियेंगी, तो फिर आप लोग पी सकते हैं। अच्छा जी, आज बात हो रही थी नमाज की अहमियत के हवाले से, हमने बात की। मुफ्ती मोहसिन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन भाई, क़यामत के दिन पहला सवाल जो है वो नमाज का होगा। बेशक। पहले इसकी अहमियत बयान करें, फिर कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपसे मैं करूँगा। पहला सवाल क़यामत के दिन नमाज का होगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद, अक़िमुस्सलात व आतुज़ ज़कात वरक़अू मअर राक़ीन, आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो कि खालिक़ कायनात हैं। लाखों दुरूद सलाम मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, जो अल्लाह के महबूब और रहमतुल आलमीन हैं। सबसे पहली बात, नमाज की अहमियत, नमाज की फ़र्ज़ियत। पहले ही आपने इंट्रोडक्शन में ही कह दिया कि नमाज जो है वो अगर बुनियादी असूलों को देखा जाए तो 5 बुनियादी जो हमारे पास अल्लाह ताला ने जो हुक्म अता फरमाए। पहला, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसके बाद दूसरा जो है नमाज है। नमाज जिसे हम सलात कहते हैं, नमाज के लफ्ज़ी माने होते हैं अल्लाह से रियाज़ व नियाज की बात करना। यानी जब बंदा नमाज में होता है तो अल्लाह से बात करता है। फिर अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अक़िमुस्सलाह, नमाज को कायम करो, वातु ज़कात, और ज़कात दो, वरक़अू मअर राक़ीन, और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। तो नमाज एक ऐसी बदनी इबादत है जो अल्लाह ताला ने हदीस में जो है वो आया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेराज पर गए तो अल्लाह ने तोहफ़तन हुज़ूर को 50 नमाज़ें दी कि हम मुसलमान 50 मरतबा अल्लाह ताला की इबादत व रियाज़त में लगे रहें। लेकिन रिवायत के मुताबिक उन्होंने फरमाते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमें वो 50 5 में तब्दील हो गई कि अगर हम 5 नमाज़ें भी पढ़ते हैं तो सवाब हमें 50 नमाज़ों का मिलता है। सबसे बड़ी बात तो ये। फिर दूसरी बात ये कि नमाज क्या है, इमादुद्दीन। ये जो दीन इस्लाम है ना, याद रखिएगा, जब भी हम कोई इमारत बनाते हैं तो उसके नीचे एक बेस होती है, सतून होता है। बिल्कुल। और अगर सतून में ज़रा सी लड़खड़ाहट आ जाए तो पूरी इमारत ढह जाती है, गिर जाती है। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल फरमाता है, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सतून है। यानी आपका जो दीन है, आपका जो ईमान है, वो कायम नमाज पर है। यानी नमाज इतनी अहम इबादत है, जैसा कि आपने अभी फरमाया कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि तमाम इबादतें, हज हो, रोज़ा हो, ज़कात हो, इन सब के बारे में तो बाद में सवाल होगा। सबसे पहले जिस इबादत के बारे में पूछा जाएगा, पूछेगा कि क्या तुमने, जो मैंने 5 वक्त तुम्हें नमाज दी, क्या तुमने उस पर अमल किया कि नहीं किया, क्या तुमने नमाज वक्त पर अदा की कि नहीं की। अब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, जो शख्स 5 वक्त नमाज पढ़ता है, पहले मैं फ़ज़ाइल बयान करूँगा, फिर मैं इसकी वईद की तरफ भी आऊँगा। वो फरमाते हैं जो 5 वक्त नमाज पढ़ता है, वो फरमाते हैं अगर तुम्हारे घर के बाहर नहर या दरिया बह रहा हो, कोई शख्स 5 वक्त गुस्ल करे, यानी बात ले, नहाए, तो क्या उसके जिस्म पे कोई मैल कुचैल रहेगा? तो सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, बिल्कुल साफ़ रहेगा वो तो। और मैं इसी तरीके से जो शख्स 5 वक्त नमाज पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके अमाल में भी कोई गुनाह नहीं रहने देता। तो मालूम ये चला कि नमाज अल्लाह ताला की इतनी प्यारी इबादत। फिर हुज़ूर ने फरमाया, अस्सलातु मिराजुल मोमिन, जैसे अल्लाह के रसूल को अल्लाह ताला ने मिराज अता फरमाई, बुलंदी है। मिराज की माने होते हैं बुलंदी के। तो अल्लाह ताला फरमाता है जब एक मुसलमान बंदा नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसको फ़र्श से उठाकर
मुकाम बुलंद अता फरमा देता है। अच्छा, अब मोहसिन भाई कुछ सवालात ऐसे हैं जो हमने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखे हैं। जी जी। आप अक्सर हमने देखा है कि लोग मंशियात का काम कर रहे हैं और दूसरे गलत काम कर रहे हैं, लेकिन नमाज 5 वक्त की पढ़ रहे हैं। तो मैंने एक दफ़ा सवाल किया, क्योंकि ज़ाहिर है मेरा ताल्लुक़ पढ़ता रहता है, कि यार तुम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ लो लेकिन तुम काम मंशियात का कर रहे हो। तो उसने कहा कि नहीं, पहला सवाल तो मुझसे नमाज का होगा ना। तो फिर हम क्या नमाज को समझ नहीं रहे हैं? और फिर जैसा कि आपने कहा कि जब 5 दिन हम 5 टाइम नमाज पढ़ रहे हैं तो फिर हमारे दिल में ये गुनाह हम कर कैसे रहे? और ये जहन बनाया हुआ है कि नहीं, पहला सवाल तो नमाज का होगा ना। मैं मंशियात बेचूं, मैं मुनाफाखोरी नाजायज़ मुनाफाखोरी करूं, मैं कुछ भी करूं, मैं औरतों पे जुल्म करूं, लेकिन सवाल का जब नमाज का होगा तो मैं तो क्लियर हूं। बहुत ज़बरदस्त सवाल, इसका जवाब सुन लीजिए। उसका मतलब वो नमाज ही नहीं पढ़ रहा, कोई कुरान फरमा रहा है इन्ना सलात तनहा अनिल फ़हशाई वल मुनकर व बग़य। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि नमाज रोकती है बेहयाई और बुरी बात से। तो अगर कोई बंदा 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा है और वो बेहयाई और गुनाहों से नहीं रुक रहा, फिर तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला उसकी नमाज को कबूल ही नहीं फरमा रहा, अल्लाह ताला तौफीक ही नहीं दे रहा। जब इंसान ये सोचे कि मैं तो ये काम कर रहा हूं, नहीं, असल बात है अल्लाह ताला वो कबूल कर रहा है कि नहीं कर रहा। एक बंदा कहता है मैं तेरा बंदा, रब के तू मेरा बंदा ही नहीं, तो फिर किस बात का? असल तो वजह ये कि अल्लाह के यहाँ भी बार बार मकबूल हो, और मकबूल तब होगी कि जब उसकी नमाज उसको बेहयाई से रोके, उसे बुराई से रोके। जब ये काम करेगा इसका मतलब अल्लाह के यहाँ वो नमाज रोक रहा है। अगर फिर ये जवाब वो अगर दे रहा है कि मैं तो नमाज का जवाब दे दूंगा, तो अल्लाह ताला फरमाएगा जो काम फ़र्ज़ है तेरे कुरान में फरमाया अल्लाह ने, तो अल्लाह ताला के कुरान का इनकार कर रहा है कि वो बुराई से नहीं रुक रहा, बेहाई से नहीं रुक रहा, तो इसका मतलब वो नमाज ही नहीं पढ़ रहा जिसका अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया। नमाज का क्या है? इस्लाम फरमाता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि दीन के अंदर पूरे दाखिल हो जाओ। अल्लाह का कुरान और हदीस क्या फरमा रही है? अब हम दीन में पूरे मतलब नमाज पढ़ें और नमाज में अल्लाह माफ़ करे कि ख्यालात कारोबार के हों, मामला दूसरे के हाथ बाकार, यानी हैं हाजी लेकिन काम सारे पाजियों वाले, तो भाई ऐसी नमाज अल्लाह को नहीं चाहिए। अल्लाह के रसूल की हदीस है, क्या है? हुजूर फरमाते हैं तुम्हारे अमाल अगर मुख्तलिफ हो, तुम नमाज पढ़ने जाओगे, अल्लाह ताला जब तुम वापस लौटोगे तो काले कपड़े में लपेट के तुम्हारे मुंह पे वो नमाज मार देगा, क्योंकि अल्लाह को किसी के भी इबादत की हाजत नहीं। अल्लाह चाहता है कि ऐसा बंदा इबादत करे और इबादत के बाद अपने आप को बुराई से भी रोके, बेहयाई से भी रोके। अच्छा, ये ज़ाहिर है ये सवाल ज़ाहिर है मुफ्ती मोहसिन साहब ने बड़ा अच्छा बयान किया, क्योंकि मैं अक्सर ऐसे लोगों को देखता हूँ कि नमाज 5 वक्त की पढ़ रहे हैं लेकिन कोई साथ में गलत काम गुनाह कर रहे हैं, और जब उनसे सवाल करो तो बोलते हैं जी पहला सवाल तो नमाज का हो, तो ऐसी नमाज अल्लाह मियाँ को नहीं चाहिए। और ये बात मुफ्ती साहब ने क्लियर कर दी कि आपकी नमाज फिर कबूल नहीं हो रही, कि जब आप गुनाहों से रुक नहीं पा रहे हैं तो उसका मतलब नमाज कबूल नहीं हो रही है। ज़ाहिर अगर मैं बोलूँगा तो ज़ाहिर मैं खुद एक गुनहगार बंदा हूँ, आप बोलेंगे यार ये बोल रहे हैं, तो मुफ्ती साहब से इसी वजह से ये सवाल मैंने किया था। अच्छा मुफ्ती साहब, एक चीज़ होती है कि जब नमाज़ पढ़ना शुरू होते हैं, कि एक आम बंदे का सवाल होता है, तो एक सुस्ती सी होने लगती है। जब हम वैसे नहीं पढ़ रहे होते तो फिर तो हमारा पूरा दिन सही रहता है, लेकिन जैसी नमाज को हो ना तो वो शैतानी वर्गलाता होगा, सुस्ती महसूस होने लगती है। ऐसा होता है अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, अभी इतनी देर है, अभी इतनी देर है, फिर असर का मगरिब का वक्त निकल जाएगा, फिर हम कहेंगे इशा पढ़ लेंगे, फिर कहेंगे अच्छा कल से पढ़ते हैं। जब ऐसा कुछ हो अंदर तो क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात फरमाया गया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम, अल्लाह की मदद तलब करनी चाहिए। याद रखिएगा ये नमाज है क्या? हम एक मिसाल देता हूँ, ये मेरी बहनें बेटी, एक होता है लुक एंड सी। इंसान, अल्लाह हम सबको देख रहा है, हर लम्हे देख रहा है, लेकिन मिसाल के तौर पे अभी कैमरे की आँख हमें देख रही है, लेकिन अगर कैमरा मौजूद भी हो तो हम जब हमारा एक प्रोग्राम शुरू होता है हम स्टैंड हो जाते हैं, एक्टिव होकर बैठ जाते हैं। तो इसी तरीके से अल्लाह तो हर लम्हे देख रहा है, लेकिन जब आप नमाज में होते हो ना, अल्लाह फरमाता है, अल्लाह फरमाता है अंता अब्दुल्लाह कन्नका तरा, जब तुम नमाज पढ़ो तो ऐसा समझो कि अल्लाह को तुम देख रहे हो। लेकिन अगर ये भी नहीं कर सकते तो ये समझो अल्लाह तुम्हें देख रहा है। तो आप यकीन माने जब बंदा नमाज पढ़ता है ना, अल्लाह उससे प्यार भरी निगाह से देख रहा होता है। क्यों? क्योंकि ये बंदा मुझे सजदा कर रहा है, ये बंदा मेरे लिए रुकू कर रहा है। और फिर अल्लाह फरिश्तों पे फ़ख्र करता है कि फरिश्ते ये क्या कर रहा है, मतलब मौला तेरा जिक्र करता है। ये बंदा क्यों जिक्र करता है? क्योंकि अल्लाह तेरी मोहब्बत करता है। वो फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है कि गवाह हो जाओ फरिश्तों, मैंने इसे बख्श दिया। बेशक, और ज़ाहिर है ये जो मैंने सवाल किया ना, ये सबके साथ होता है नॉर्मली। जब नमाज नहीं शुरू करते हैं ना तो आपको शैतान जो है ना वो आपको वर्गलाता है। आप इस बात को समझें कि शैतान आपको वर्गला रहा है कि नहीं इतना नहीं, अभी 1 घंटा बाकी है। जैसे ही आपके कानों में अजान आए फ़ौरन खड़ो के आप नमाज पढ़ लें। मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह करना शुरू करें, फिर जब ज़ाहिर आप फ्लो में आ जाएंगे फिर शैतान का वार सारा बेकार जाएगा। अच्छा मारवी, उस वक्त एक बात रह गई थी, मैंने कहा ज़रा कंटिन्यू करूँ। नीयत भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, नीयत ही सब कुछ है। आपकी जो नीयत है ना, ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि खड़े होके ख्यालात आते हैं और ये चीज़ें,
क्योंकि नीयत जो है ना वो जितनी पक्की होगी ना उतना हम बेहतर तरीके से अपने आप को नमाज की प्रोटेक्ट कर शराइत में पाएंगे। से नियत का नियत भी इंपॉर्टेंट होती है और ये शैतान भी वर्गलाता है भाई कि ये कैसे बंदा जो है ये अच्छा होता जा रहा है, तो ये शैतान का भी इसमें काम होता है पूरा पूरा। एक जवाब दे दूं, देखिए कभी पूरा भी कोई आपने शैतान पे डाल दिया। नहीं मैं शैतान नहीं डाला। मिसाल के तौर पे एक शख्स जो गुनाह करने जा रहा है, मुझे बताएं शैतान उसे रोकेगा जो नेकी करने से रोकेगा? नेकी करने शुरू हो गया। मसला ये कि वो क्योंकि उसका काम ही यही है, इन शैताना लकुम अदुव्वुम मुबिन, तुम्हारा खुला दुश्मन है वो क्यों दुश्मन है कि नहीं यार ये वो कभी भी किसी ऐसे बंदे को नहीं रोकेगा जो गुनाह में मुलविस है, बल्कि उससे रोकेगा ये अल्लाह के करीब हो रहा है। तो इसलिए फरमाया कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह की मदद तलब करो ताकि शैतान तुम्हें वसवसु फी सुदुरिन्नास, तुम्हें वसवसा न डाले। और ये सबको मिलके आज से तैयार करना है कि हमें शैतान को हराना है इंशाअल्लाह। आप सब ने मिलके तैयार करना है कि जब ऐसा वसवसा आए तो आप बोले आप शैतान से इस वक्त जंग कर रहे हैं और आपने शैतान से जंग जीतनी है। अल्लाह मियां बड़ा खुश होंगे डेफिनेटली आपसे। आमीन। अच्छा मारवी, वो बात उस वक्त हमारी रह गई थी, आपने कहा था कि ज़ाहिर जिस तरह मर्द काम करते हैं, औरतें काम करती हैं घर में, इस तरह Unpaid मर्दों work। को भी करना चाहिए। इसको ज़रा क्लियर कर दें कि देखें अगर दोनों जॉब कर रही हैं, दोनों जॉब कर रहे हैं, मर्द भी औरत भी चलें, फिर तो काम बांट लें, लेकिन अगर एक हाउस वाइफ है तो ज़ाहिर उसने घर के भी काम करने हैं ना, तो ये क्लियर करें ज़रा। देखिए शरी, इस तरह हो रहा है कि हुकूक के हवाले से अवेयरनेस दी जा रही है, ठीक है। कानून भी बताए जा रहे हैं कि जी घरेलू तशद्दुद का 2013 का कानून है, वर्क प्लेस हरासमेंट या हरासा करने का 2010 का कानून है हमारे पास मौजूद, और भी मुख्तलिफ हमारे पास कवानीन मौजूद है। अब हकाइक भी बताए जा रहे हैं, कवानीन भी बताए जा रहे हैं। अब घरों के अंदर ना वो बैलेंस अभी भी आ नहीं रहा। अब इस तरह हो रहा है कि जैसे आपने थोड़ी देर पहले ब्रेक में मुझसे बात कही थी कि ऐसे तो ख़वातीन कहेंगी हम तो अब कोई काम ही नहीं करेंगे, अब आप ऑफिस से भी आएँ और घर का काम भी करें। तो इस चीज़ को हम थोड़ा क्लियर कर देते हैं कि हम यहाँ पे अगेन मैं वही बात करूँगी, हम बराबरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब हम बराबरी की बात करते हैं तो इसका ये मतलब है कि आप भी काम करते हैं ऑफिस का, मैं भी बाहर जाती हूँ, दोनों एक ही वक्त पे या मुख्तलिफ औकात में बाहर का काम कर रहे हैं। अब जो घर की जिम्मेदारी है वो एक रिवायती तौर पे औरतों पे डाल दी जाती है, यानी 9 to 5 मैंने भी जॉब की, 9 to 5 तुमने भी जॉब की। ऐसी सूरत हाल में तो दोनों को फिर उठ के यानी 6 बजे तुमने उठ के खाना भी बनाना है, सब कुछ करना है, मैं आराम से उठ के 9 बजे ऑफिस जाऊंगा, ठीक है। फिर वापस आके मैंने दोबारा आराम करना है, तुमने खड़े होके चाय भी बनानी है, बच्चों को भी संभालना है। और तो दिस इज हाउ बर्डनाइज ना करें। बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि जनाब मैंने बाहर का संभालना है, आपने अंदर का संभालना है, ये भी तो बराबरी है ना। यही चीज थी। अब यहाँ पर दोनों अगर काम कर रहे हैं तो फिर सब कुछ जेंडर दूसरे जेंडर पे ना डाल ये बात आपने बिल्कुल ठीक की कि मुझे ब्रेक की मुस्तकिल कॉल आ रही है, लेकिन ये मैं जाते जाते क्लियर कर दूं कि ये भी चीजें होती हैं कि अगर खातून घर पर हैं तो जाहिर है मर्द की जिम्मेदारी है सारे बाहर के मामला देखेंगी और घर के मामला वो देखेंगे, लेकिन अगर दोनों जॉब कर रहे हैं तो फिर मिल बांट के काम करना चाहिए। ये चीज क्लियर करना बहुत जरूरी थी, क्योंकि फिर कहते कि जी आधी आधी बात रह गई। बहुत जबरदस्त आपने ये क्या था, चीज के पकौड़े पोटैटो चीज पकौड़े, मुझे भी बुलवा देते हैं। हाँ तो भाई ऐसा नाम रखो जो आसान हो, बोलो चीज के पकौड़े। नहीं पकौड़े नहीं, चीज के पकौड़े, पोटैटो चीज क्रॉकेट्स। चलें जी, ठीक है जी। अच्छा ये ज़ाहिर है क्योंकि अभी सेगमेंट हमारा छोटा होता है, लेकिन हम अपने मेहमानों से पूछते हैं कि आपको जी कैसा लगा जो इन्होंने बनाया चीज़ के पकौड़े या जो भी ये बता रही हैं। मुझे एक्चुअली चीज़ वैसे ही बहुत पसंद है, तो अच्छे बने। अच्छे बने, बिल्कुल नहीं, वाकई में अच्छे बने, सीरियसली। कोई आप मुझे यहाँ बैठ के कुछ दिल में बदुआएं मत देने लगेगा कि मेरा गला आ जाए। आप बताएं जी। मुझे तो बहुत अच्छे लगे क्योंकि मुझे चीज़ बहुत पसंद है, और दूध, चीज़ और दही हो गए, ये चीज़ें बहुत पसंद है, तो मुझे बहुत अच्छे लगे। तो अभी तो आप बोल रही थी मैं कीमा नहीं खाती, मैं ये नहीं खाती, वो तो कीमा सूट नहीं करता ना, इसलिए ये वजह है। ये कीमे का गले से तो कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं कीमा खाऊंगी तो गला खराब हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, लेकिन तेल से है, अगर ज़्यादा तेल सालन में बहुत ज़्यादा हो और आप खा लें तो गला गया, तो वैसे भी सेहत के लिए अच्छा बिल्कुल ऐसे ये होता है। अच्छा वैसे इस सेगमेंट में तो हम बचपन का पूछते ही हैं, तो आप तो माशाल्लाह आपका बचपन कैसा था ये भी बता दें। मेरा बचपन बहुत अच्छा था। हम कॉम्पिटिशन्स में जाते थे नातों के, और रमज़ान हमारा सिर्फ नातों के कंपटीशन से गुजरता था। हमारी अम्मा अखबार में देखती थी और हम पहुंच जाते थे, और इत्तेफाक ऐसा है कि हमेशा कोई ना कोई पोजीशन ज़रूर आती। अच्छा उसमें इनामात भी मिलते थे, हम जब बचपन में पढ़ते थे उस वक्त में कोई 10 रुपए देते तो 5, ऐसा हुआ है कभी? आपको ज़्यादा देते होंगे। मुझे जब मैं 3rd क्लास में थी तो मुझे पता भी नहीं था प्राइस क्या होता है क्या नहीं, बस ऐसे ही जाके खड़ा कर दिया और 5000 रुपये का इनाम
हुआ अनाउंस। मुझे तीसरी पोजीशन मिली थी। तो अब मेरी अम्मी कहती है जाओ जाओ अवार्ड लेने जाओ। उन्होंने अनाउंस किया, वहाँ में साइन भी नहीं करने आते थे उस टाइम, तो मैंने मिला के अपना नाम लिखा था साइन पे, मुझे अब तक याद है। लेकिन वो 5,000 रुपये मुझे आज तक याद है। मम्मी ने रख लिए होंगे तो जाहिर सी बात है, मैं क्या ये फिर क्या फायदा। मेरा बड़ा दिल दुखता है। अच्छा मारवी, जैसे कि हम एक ब्रेक में बात कर रहे थे कि औरतों के लिए बहुत से कवानीन बनाए गए हैं हैरेसमेंट के हवाले से, जो कि सही भी हैं, ज़रूरत भी थी। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ जगहों पे कुछ खवातीन, जैसे मर्दों में भी और औरतों में भी, ज़ाहिर है हर जगह में अच्छे बुरे लोग मिलते ही हैं, कुछ खवातीन उस कानून का नाजायज़ फ़ायदा भी उठा रही हैं, जो समझ चुकी हैं कि इसका कानून क्या है, और फिर वो ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर देती हैं। मैं कुछ खवातीन की बात कर रहा हूँ, ज़ाहिर है आपके पास भी ऐसे केसेस आते होंगे। इससे कितना नुकसान उन खवातीन को हो रहा है जिनके लिए कानून बना था? अच्छा शरी, इसमें मैं इस तरह आपको बताऊंगी जो केसेस हमें रिसीव होते हैं। मेरे ख्याल से हर कानून, जितने भी कानून बने हुए हैं, अगेन एज अ तालिबे इल्म ऑफ कानून, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कानून की एक्सप्लॉयटेशन तो होती है, लोग अपने फेवर में उस कानून को इस्तेमाल करते हैं। अब जैसा कि आप खुसूसन मुझसे प्रो वुमेन लॉज का पूछ रहे हैं, तो हाँ, ऐसे अक्सर केसेस आते हैं जो कि ठीक नहीं होते, जिसको अपने किसी पर्सनल मफाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अक्सर ऐसे केसेस भी आते हैं जिसमें कोई मर्दों का केस होता है, उनका झगड़ा होता है, लेकिन वो ख़वातीन को आगे कर देते हैं और वो आके कंप्लेन रजिस्टर करवा रही होती है। और जब इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही होती है तो उसमें ये निकलता है कि जनाब ये तो बात कोई और थी, मगर इस ख़वातीन के प्रो वुमेन लॉ को इस्तेमाल करते हुए गलत इल्ज़ाम कोई लगाया जा रहा था। तो इस पर मैं इस तरह रोशनी डालूंगी कि ये बहुत गलत अमल है। इस तरह जो हम जद्दोजहद कर रहे हैं उन विक्टिम्स के लिए जो वाकई हकदार हैं, जो वाकई बात नहीं कर सकती हैं अपने हुकूक के लिए, उनके लिए हम कवानीन, एक्सेस टू जस्टिस, मैकेनिज़म्स के लिए इतनी बात कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं। तो इस तरह के जो ब्लैक शीप्स हैं वो उस कानून का गलत इस्तेमाल करते हुए माशरे में ऐसी मिसालें कायम कर रही हैं कि जैसे कि ये तमाम जो कंप्लेंट्स हैं वो गलत होती हैं और इस तरह से। तो ये बहुत गैर इखलाकी भी है, बहुत गलत है। क्योंकि मारवी जो है, ज़ाहिर मैंने पहले ही बताया था कि चेयरपर्सन है वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर की, और ज़ाहिर एक अरसे से काम कर रही हैं, तो ये सवाल इनसे ज़रूर बनता था। और इन्होंने भी इस बात को बिल्कुल सही कहा है कि जो भी कानून बनता है उसमें डेफिनेटली, चाहे मर्द हो औरत, वो निकालते हैं लोग रस्ते, लेकिन ये कानून बनाने में इन लोगों का बड़ा एक रोल है। जितनी मेहनत इन्होंने की है उन खवातीन के लिए जिनको वाकई में इसकी ज़रूरत थी, तो जो भी लोग हैं इस तरह का काम कर रहे हैं, खुदारा एटलीस्ट इन कवानीन के साथ तो छेड़खानी ना करें। बारान रहमत, आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारा आज का मौजू नमाज की अहमियत पर। मुफ्ती मोहसिन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन भाई, जैसे हम कह रहे थे कि नमाज में अगर सुस्ती हो तो क्या करना चाहिए, ज़ाहिर शैतान वर्गलाता है। ज़ाहिर जो बच्चा होता है छोटा, अगर उसको कम उम्री से आदत डाल दी जाए तो फिर वो आदत उसकी बन जाती है। वालिदैन को ऐसा क्या करना चाहिए कि जो छोटे बच्चे हैं उनको कम उम्री से नमाज की आदत हो जाए? देखिए, सबसे पहली बात, नमाज का हुक्म यह कि 7 साल की उम्र में नमाज फ़र्ज़ हो जाती है, और 10 साल की उम्र में हुजूर ने फरमाया कि आप उस पर सख्ती करें जो नमाज नहीं पढ़ता। वालिदैन का काम यह है कि जैसे मैं आपके सामने मिसाल देता हूँ, आपने नाम सुना होगा बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह का, मैं इसको बहुत मुख्तसर करता हूँ जी। बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह की वालदा जो थी वो उनका लक़ब था गंजे शकर, बिल्कुल मीठा पसंद था उन्हें। तो आप क्या करती, जब उन्हें कहती बेटा तुम नमाज़ पढ़ो, अल्लाह तुम्हें चीनी देगा, तो ख़ुद जानमाज़ बिछाती और नीचे चीनी का प्याला रख देती। एक दिन माँ नहीं थी, बाज़ार में थी, तो नमाज का वक्त हो गया, तो माँ ने दुआ दी कि या अल्लाह, बंदा भी तेरा, नमाज भी तेरी और जानमाज़ भी तेरी, अब तू करम फरमा। तो जब घर में आई तो देखा कि बच्चा बड़ा खुश है और नमाज भी पढ़ी, तो सिर्फ इतना कहा नमाज पढ़ी थी, कि हाँ नमाज पढ़ी थी। आगे जब कदम बढ़ाया तो कहा माँ पूछेगी नहीं चीनी मिली थी कि नहीं मिली थी? फरमाया क्या चीनी मिली? तो फरमाया हाँ चीनी मिली और इतनी मीठी थी कि अब मैं नमाज कभी नहीं छोड़ूंगा। तो मुराद ये है कि माँ ने दुआ दी, अल्लाह ने चीनी अता कर दिया। तो उस वक्त की माँ बच्चे को नमाज पढ़ाने के लिए जब चीनी दे सकती, जो उसकी चाहत है, आज की माँ चॉकलेट देके नमाज नहीं पढ़ा सकती कि बेटा चॉकलेट ले लो नमाज पढ़ लो। तो हमें बच्चों को बच्चों की तरह लेना होगा कि अगर बच्चे कोई चीज़ लेकर या तहम्मुल से या किसी तरीके से बेटा ये कर लोगे तो ये नमाज पढ़ने के, उन्हें सवाब और दीन की तरफ लाना पड़ेगा। जब आप खुद करेंगे, और फिर दूसरी बात आप भी अमल पैरा हो, यानी कि अब आप नमाज पढ़ेंगे। मिसाल तो मेरी छोटी बेटी है, अगर मैं सजदे में जाता हूँ तो खुद ब खुद सजदे में चले, बिल्कुल ऐसे ही होता है, बच्चे साथ जाने ऐसे ही है। तो आपको खुद अमल करना होगा।
तो फिर आप देखेंगे वही अमल आपके बच्चे अमल शुरू और करें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि जब ज़ाहिर है बच्चे अपने पेरेंट्स को देखते हैं, और ज़ाहिर है स्कूल्स में हम देखते हैं एक्टिविटीज़ होती हैं कि बेटा होमवर्क करोगे तो ये मिलेगा, तो इस तरह नमाज की आदत भी बच्चों को इस तरह डाली जाए। मोहसिन भाई, बहुत से लोग ये करते हैं कि नमाज पढ़ते हैं, दुआ नहीं करते। हाँ, कहते हमने नमाज तो पढ़ ली, दुआ बस ज़रूरी नहीं है, जल्दी से उठ गए। ऐसी सूरत हाल में क्या है? देखिए नमाज तो हो जाएगी, शरई मसला ये, लेकिन फरमाया दुआ मुखल इबादा। मुखल इबादत से मुराद के दुआ इबादत का मग़ज़ है, यानी कि एक इंसान बिल्कुल सही हो लेकिन दिमाग काम ना करे, हम सब क्या कहते हैं, पागल कहते हैं, दीवाना कहते हैं, मजनू कहते हैं। तो इसी तरह वो आम इंसान नहीं कहलाता। इस तरह इबादत तो हो जाएगी, सजदा तो हो जाएगा, नमाज तो हो जाएगी, लेकिन उस इबादत का जो मक़सद था, जो अल्लाह ताला से अल्लाह चाहता है बंदा मुझसे मांगे, वो नहीं मांगता तो अल्लाह ताला ये पसंद नहीं फरमाता। इसलिए नमाज तो हो जाएगी, लेकिन अल्लाह को वो बंदा ज़्यादा पसंद है जो अल्लाह से मांगता है। बेशक। अच्छा, ये जो चीज़ होती है कि हमने ये भी सुना है और ये है भी कि जो बाजमात नमाज पढ़ना है उसके ज़्यादा फ़वाइद होते हैं। तो उसकी वजह क्या है, इसको ज़रा बयान कीजिए। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, ये हदीस है, बाजमात नमाज पढ़ने के जो इनफरादी नमाज है उससे कई गुना ज़्यादा, 27 गुना ज़्यादा सवाब है। यानी एक नमाज आप बाजमात पढ़ते हैं तो एक नमाज को आप 27 मरतबा पढ़ें तो कितनी मेहनत लगती है, लेकिन अगर आप जमात के साथ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला इस नमाज को 27 गुना ज़्यादा बढ़ाकर आपको सवाब अता फरमाता है। एक बात। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मर्दों के लिए ख़ास तौर पे कि जो मर्द घर में नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मैं उस घर को मेरा दिल चाहता है कि उस घर को आग लगा दूँ। यानी मर्दों के लिए लाजिम है कि नमाज बाजमात पढ़े, वाजिब है जमात के साथ नमाज पढ़ना। हाँ, कोई उज़र हो गया, तो मसला आ गया तो वो घर में पढ़ लें। इसलिए ख़वातीन के लिए बैत मस्जिद कहलाती है, यानी जहाँ एक मखसूस जगह वो कर लेती हैं, नमाज़ पढ़ती हैं। तो हुक्म यही है कि जमात के साथ नमाज़ पढ़ें, क्योंकि जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो मिसाल से हुजूर फरमाते हैं कि जब आप नमाज़ पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत कोई तक़वे में आला होते हैं, कोई अच्छे होते हैं। और जब हम कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जब इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ते हैं, मुख्तसर बता रहा हूँ, तो अगर आप उसके पीछे जो नमाज़ पढ़ रहे हैं, आप अगर गलती भी कर रहे हैं, इमाम की वजह से आपकी नमाज कबूल हो जाएगी। हाँ बिल्कुल जी, ये सवाल ज़ाहिर है और भी जब नशिस्त में पहले भी हम बैठा करते हैं रमज़ान ट्रांसमिशन में, तो ये बात जो है वो हमें पता होती है, लेकिन ज़ाहिर है इसको रिकॉल करवाते भी इस वजह से हैं मुफ्ती साहब से कि बहुत सी चीज़ें हमें पता नहीं होती हैं या हम भूल जाते हैं। तो बिल्कुल नमाज जो है मर्दों के लिए ख़ास तौर पर वो बाजमात पढ़ें, और फिर ज़ाहिर है अगर खुदा न खास्ता कोई नमाज के अंदर गलती हो रही होगी तो वो इमाम की वजह से माफ़ हो जाएगी और 27 गुना ज़्यादा आपको सवाब मिलेगा। मारवी, जैसा कि बात बच्चों की हो रही है, हम देखते हैं कि ख़ास तौर पे पाकिस्तान में और इंडिया में भी ऐसी होता है, छोटे बच्चों से जो है वो काम कराया जाता है, जिसे हम चाइल्ड लेबर कहते हैं। इस पर कानून मौजूद है, लेकिन जब उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने जाते हैं तो फिर उनके कुछ वैलिड रीज़न्स आते हैं। वैलिड रीज़न्स ये कह लेंगे, वो कहते हैं हमारे पास तो खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, हम क्या करें, हम बच्चे को काम पे लगा देते हैं, वैसे रहेगा तो आवारागर्दी में लग जाएगा। आप लोग इस पर बड़ा काम कर रहे हैं, आप लोग क्या करते हैं जब इस तरह की सिचुएशन ज़ाहिर डेफिनेटली आप भी फेस करती होंगी? सबसे पहले तो शरीफ, मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 25A हम सबको याद दिलाऊंगी, जो कि कहता है कि 16 साल तक पाकिस्तान में रहने वाले हर बच्चे को, चाहे वो लड़का हो या लड़की, मुफ्त तालीम दी जाएगी। यानी 16 साल की उम्र तक तालीम का कोई ख़र्चा नहीं है। माशाअल्लाह। इसके बावजूद भी हमारे माशरे में हमें बच्चे छोटू की हैसियत से मैकेनिक की शॉप्स पर नज़र आ रहे होते हैं, लोगों के घरों में डोमेस्टिक वर्क करते हुए नज़र आ रहे होते हैं। बैगिंग के पेशा ही है ये, बैगिंग ये कोई मजबूरी तो हमें नहीं नज़र आती, बिजनेस ही है। इसमें बच्चों को किडनैप करके भी डाला जाता है, उनको ट्रैफिकिंग करके भी डाला जाता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे एक्सप्लॉइट किया जाता है, बच्चों को स्मगलिंग किया जाता है, उनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग किया जाता है, उनके ऑर्गन्स के हवाले से बहुत ऐसी चीज़ें, इट्स अ लॉन्ग लिस्ट। लेकिन हम यहाँ पर आते हैं कि जब हमारा आईने पाकिस्तान कहता है कि 16 साल तक हर बच्चा मुफ्त तालीम हासिल करेगा, तो फिर भी बच्चे तो नहीं हासिल कर पा रहे हैं, तो इसकी वजह हमें गुर्बत नज़र आती है, वो हालात नज़र आते हैं जिनको लोग फेस नहीं कर पाते। एक तो पता ही नहीं है कि मुफ्त तालीम है, और अगर मुफ्त तालीम है भी तो वहाँ पे कुछ ऐसे बददियानत लोग बैठे हुए होते हैं कि वो मुफ्त कपड़े, मुफ्त किताबें वो बच्चों को इस तरह स्कूलों में दे ही नहीं रहे होते। और दूसरा ये है कि अगर बच्चा कचरा उठा के
200 रुपये कमा कर आ रहा है या किसी मैकेनिक की दुकान पे 300 रुपये कमा कर आ रहा है, तो माँ बाप को अवेयरनेस की कमी की वजह से और मजबूरियों की वजह से वो 200-300 अच्छे लग रहे होते हैं कि वो उसका जो लॉन्ग टर्म फ्यूचर है उसको वो नहीं देख देख रहे पाते। तो हमें ज़्यादा इस बारे में बात करने की ज़रूरत है, इस चीज़ को आम करने की ज़रूरत है। जो गवर्नमेंट के मैकेनिज़्म है, इवन तो मैंने ये भी पढ़ा था कि वजीफ़े भी दिए जा रहे हैं अगर बच्चे स्कूल जाएं तो, मगर उनको इंश्योर करने की देखिए ज़रूरत मारवी, है। वो आपकी जो बात है बिल्कुल ठीक है, मुफ्त तालीम वाली भी सही है, अगर वजीफ़ा दिया जा रहा है तो वो भी अच्छी है, लेकिन वही फिर अफसोस की बात कि वो उनको मिलता नहीं है। पेरेंट्स जो होते हैं वो खुद पढ़े लिखे नहीं होते, तो वो आप वाली बात वो लॉन्ग रन में नहीं सोच रहे, नहीं वो सोच कहते हैं बस रहे 200 मिला लिया, 6,000 रुपये महीना बन गया, उस हमारा हो वक्त तो गया। चूल्हा जल रहा है ना, तो यही तो काफ़ी है। इसमें तो फिर गवर्नमेंट को भी बहुत सीरियस इसको लेना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा सीरियस लेना पड़ेगा। और इसमें मैं कहूँगी कि ये जो प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स की और तालीम को डिवाइड कर दिया है, ये बहुत बड़ा नुकसान है तालीम के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो गवर्नमेंट स्कूल से बच्चा पढ़ के आ रहा है और जो ए लेवल्स, ओ लेवल्स और बहुत महंगे महंगे स्कूलों से पढ़कर आ रहा है, वो एक शदीद क्लास डिफरेंस, शदीद कॉम्प्लेक्सिसिटी पैदा कर रहा है बच्चों के अंदर। और ये एक चीज़ ऐसी है कि लोग कहते हैं फिर हम क्यों भेजें गवर्नमेंट स्कूल। तो यहाँ पर जब मुफ्त तालीम है, तो चाहे आप किसी बिजनेसमैन के बच्चे हों, गवर्नमेंट ने मुफ्त तालीम देनी है, क्योंकि बाहर के लेकिन निज़ाम गवर्नमेंट में भी स्कूलों यही का हो अगर रहा अल्लाह होता माफ है। करे हाल देखते हैं तो ज़ाहिर है, मैंने खुद देखा है बहुत कि बुरा हाल है। मैं गया था एक जगह, मैं क्या नाम लूँ, तो जो इंग्लिश का टीचर था उसको इंग्लिश की स्पेलिंग नहीं आती थी। अच्छा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अभी गवर्नमेंट ने ना एक सिविल सोसाइटी के साथ मिलके इनिशिएटिव किया है, जो कि वो ऐसे स्कूल्स हैं जो कि कोलैबोरेशन में खोले लेकिन जा ये रहे कुछ हैं जगहों पे ना, कुछ हमें तो ऑल जगहों ओवर पे। बात करनी है। एग्जैक्टली, लेकिन शहरी इस तरह की प्रैक्टिसेस को हमें ज़्यादा प्रमोट Promote करने की करना ज़रूरत है। चाहिए। और दूसरी बात है, गवर्नमेंट को मुझे समझ नहीं आता, अगर मैं मौसमियात की भी, यहाँ क्लाइमेट की भी बात करूँगी, हमें छुट्टियाँ मिलती थी जून जुलाई में, ठीक है, और हमें सर्दियों की छुट्टियां दिसंबर के आखिरी उसमें 10 मिलती दिन है। 11 दिन। अब हमारी जनवरी में शदीद गर्मी आती है, मगर बच्चों की छुट्टियां जब ख़त्म हो जाती हैं जब सर्दियां शदीद शुरू हो रही होती हैं। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को ज़रा अपडेट होने की ज़रूरत है, हर चीज़ में- मौसमियात को, मौशरियात को, हर चीज़ों को साथ लेके बिल्कुल। चले। आप वो दादा आदम के ज़माने हमारे अम्मी अब्बू को छुट्टी मिलती थी दिसंबर और ये में, बिल्कुल- और हमें भी हाँ। अब जनवरी में बच्चे पूछते हैं घर में ये हमसे। बिल्कुल मारवी ने सही बात की, और ये बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि अपडेट होना चाहिए। वो एक जो लिख दिया गया पेपर पे, बस अब कोई देखेगा तो देखेगा, इस तरह ना शहरी करें, बच्चे बड़ा पूछते प्रॉब्लम हैं होता है। हमसे कि चाची सर्दियां तो अभी शुरू हुई हैं, स्कूल अब खुल गए तो हैं। ये चीज़ बड़ा एक प्रॉब्लम देती है, और बिल्कुल हुकूमत को सीरियस लेना चाहिए। जिशल, कोई मैसेज देना चाहती हैं आप हमारी इस नशिस्त में आई देखने वालों को, कोई भी पैगाम देना चाहती हैं? मेरा यही पैगाम होगा कि अपने वालिदैन की बहुत ज़्यादा खिदमत करें। बिल्कुल। मेरे वालिद इस टाइम हयात नहीं है और हमने बहुत मुश्किल वक्त से गुजरे हैं, तो सॉरी। नहीं, अल्लाह ताला उनको करवट अपने करवट पेरेंट्स जन्नत का नसीब। ख्याल रखें। आमीन। नहीं बेटा, बिल्कुल अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे, और आमीन, बिल्कुल आमीन। उनको आप पे फ़ख्र भी होगा जो आप काम कर रही हैं। बिल्कुल। मारवी, कोई देखने वालों के लिए पैगाम? देखने वालों के लिए ये पैगाम है कि ज़्यादा से ज़्यादा हुकूक और कानून के हवाले से लोगों को जानकारी दीजिए। हम हमेशा माशरे की शिकायत करते हैं कि माशरा बिगड़ा हुआ है, लेकिन उसको सुधारने के लिए हम कितना % काम कर रहे हैं, अपने एक्शंस पे नज़र डालिए। बिल्कुल जी, हम सबको ज़रूरत है कि हम लोग अपने माशरे की ज़ाहिर बुराइयाँ हम करते दिखाई देते हैं, उसको हम हाईलाइट भी करते हैं, लेकिन हमें भी अपने तौर पे कोशिश करनी चाहिए जो माशरे में बुराइयाँ उसको हम अपने तौर पे किस तरह ख़त्म कर सकते हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप हमारी नशिस्त में आई, और बहुत सारी दुआएं आपके लिए। आप दोनों अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत सारी खुशियाँ नसीब फरमाए। हमारी नशिस्त का वक्त ख़त्म हो गया, कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।